अब तक आप लोगों ने पढ़ा। कुणाल सर का फोन लग नहीं रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे आपको फोन करना पड़ा। सर यहाँ पर मजदूर तोड़फोड़ करने पर आ गए हैं। सर यहाँ पर मजदूरों ने बहुत ही ज्यादा हड़कंप मचा दिया है और जितने भी सीनियर लोग थे उन सबको मार मार कर उनकी पूरी हालत कर दी है। प्रेम, ठीक है, मैं कुणाल से बात करता हूँ और जल्द से जल्द तुम्हारे पास सिक्योरिटी भिजवाता हूँ और तुम वहाँ पर लोकल पुलिस को कांटेक्ट करो। अब आगे। मैनेजर का फोन कटने के बाद प्रेम कुणाल को फोन करता है। कुणाल एक ही रिंग में फोन उठा लेता है। प्रेम कुछ कहने को ही होता है, लेकिन उससे पहले ही कुणाल बोलता है, प्रेम मैं गुड़गांव वाली साइट पर जा रहा हूँ। वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक मजदूर की मौत हो गई है। प्रेम, ठीक है, मैंने भी तुझे इसीलिए कॉल किया था। और सुन, जो भी हो मुझे इन्फॉर्म कर दिया और हाँ, सिक्योरिटी साथ में लेकर जाना। कुणाल, ठीक है, मैं तुझे वहां पर जाकर सारी सिचुएशन देखकर कॉल करता हूँ। उसके बाद में फोन कट जाता है और प्रेम वापस से अपने काम में लग जाता है। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। प्रेम बहुत ज्यादा थक गया था क्योंकि एक तो रात भर लंदन से इंडिया आने का ट्रेवलिंग और उसके बाद सुबह ही काम पर वापस आ गया था। दूसरी तरफ नैना भी हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। नैना अपने पोटेंट डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल में सम्मिलित करने गई थी ताकि वह कल से ही हॉस्पिटल ज्वाइन कर सके। नैना अपने फोन में विजय की तस्वीर को जूम कर करके देख रही थी। तभी नैना को एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। नैना की कार झटके से रुक जाती है और नैना गाड़ी के बाहर देखने लगती है तो सामने से एक गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हुआ था और वो गाड़ी पलटकर उल्टी हो गई थी और जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी वो गाड़ी भी रुक गई थी। उस गाड़ी में से दो आदमी शराब के नशे में धुत बाहर निकलते हैं और सामने गाड़ी को देखते हैं। पहला आदमी बोलता है, अरे यार, ये तूने क्या कर दिया? मैंने बोला था कि तूने ज्यादा पी ली है। गाड़ी में चलाता हूँ लेकिन फिर भी तूने नहीं सुनी। अब देख तूने क्या कर दिया। दूसरा आदमी डरते हुए बोलता है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस मैं गाड़ी का बैलेंस संभाल नहीं पाया और गाड़ी इस आदमी की गाड़ी से जाकर टकरा गई। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। चल हम यहाँ से निकलते हैं, ना बिना फालतू में पकड़े जाएंगे। फिर वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। नैना की गाड़ी काफी दूर थी और रात में अंधेरे होने की वजह से नैना की गाड़ी दिखाई नहीं दी थी, लेकिन नैना गाड़ी से बाहर का नजारा साफ देख रही थी। जब वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं तो नैना को अजीब लगता है। नैना को लगा था कि दोनों आदमी उस आदमी की मदद करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो दोनों आदमी तो वहां से बिना कुछ करे ही चले गए। इसीलिए नैना अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और उस गाड़ी के पास जाकर देखती है। एक आदमी ड्राइवर सीट पर बहुत ही जख्मी हालत में था। सीट बेल्ट लगने की वजह से वह आदमी भी उल्टा ही था। नैना को उस आदमी का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह जरूर समझ रही थी कि आदमी बहुत जख्मी है। नैना हाथ बढ़ाकर उस आदमी की पल्स चेक करती है तो उस आदमी की पल्स बहुत धीरे चल रही थी। नैना अपने ड्राइवर की मदद से उस आदमी को बाहर निकालती है और फिर पानी की बोतल से उसके चेहरे पर लगे खून को साफ करती है और जैसे ही उस आदमी का चेहरा नैना की आंखों के सामने आता है तो नैना की दिल की धड़कन ही जैसे रुक जाती है और नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नैना उसका चेहरा थपथपाते हुए बोलती है, विजय विजय आंखें खोलो अपनी, विजय विजय आंखें खोलो। लेकिन विजय अपनी आंखें नहीं खोलता। नैना ड्राइवर की मदद से विजय को गाड़ी में लेटा देती है और फिर खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है और विजय का सर अपनी गोद में रख लेती है और ड्राइवर से जल्द ही हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर विजय को चेक कर रहे थे और नैना भी डॉक्टर के साथ में ही खड़ी थी। डॉक्टर नैना को बोलते हैं, इनकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, इनके ब्रेन में काफी गहरी चोट आई है। नैना, तो फिर आप इंतजार किसका कर रहे हैं? जल्दी से इनकी सर्जरी कीजिए। नैना को परेशान देखकर डॉक्टर नैना से कुछ कहने ही वाला था कि तभी नैना चिल्लाकर बोलती है, नस नजूटी तैयार करो फास्ट। और नैना कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर में नैना फुल डॉक्टर अवतार में आ चुकी थी। विजय को ओटी में शिफ्ट कर दिया था और सर्जरी की सारी तैयारी कर दी थी। नैना ओटी में जा ही रही थी कि तभी वहां के सीनियर डॉक्टर आकर नैना को रोक देते हैं। देखिए डॉक्टर नैना, अभी आपने हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया है, हम आपको सर्जरी की परमिशन नहीं दे सकते, आप सर्जरी नहीं कर सकती। नैना गुस्से में जलती हुई निगाहों से उस डॉक्टर को देखती है और फिर बहुत ही गुस्से में बोलती है, डॉक्टर मेरे रास्ते में मत आइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी हॉस्पिटल में सर्जरी करने के लायक ना बचे, आपका लाइसेंस सुबह तक कैंसिल ना हो जाए।
आप जानते हैं ना आप किसको रोक रहे हैं? डॉक्टर नैना सिंघानिया। नैना की बात सुनकर डॉक्टर डर जाता है और रास्ते से हट जाता है कि नैना एक कदम आगे ही बढ़ाती है कि तभी डॉक्टर फिर से बोलता है, डॉक्टर नैना ये एक पुलिस केस है। कम से कम आपको पुलिस के आने का वेट करना चाहिए। नैना अंदर जाते हुए ही बोलती है, पुलिस को आप संभाल लीजिए। कुछ तो काम करिए मुझे रोकने के अलावा। नैना जब विजय के पास जाती है तो विजय की बॉडी पर काफी सारे जख्म थे और कांच के कई सारे टुकड़े विजय के सर में लगे हुए थे। नैना विजय को देखते हुए अपना मास्क अपने मुंह पर लगाती है और अपने मन में बोलती है, डोंट वरी विजय, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर नैना सर्जरी स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ प्रेम घर पर पहुंचता है। प्रेम बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए खाना खाने से भी मना कर देता है और अपने कमरे में जाकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में फ्रेश होने के बाद प्रेम सीधा बिस्तर पर जाकर गिर जाता है। मन्नत थोड़ी देर में खाने की ट्रे लेकर कमरे में आती है तो देखती है कि प्रेम सो चुका है। प्रेम को सोता देखकर एक पल के लिए मन्नत सोच में पड़ जाती है कि प्रेम को उठाया नहीं, लेकिन प्रेम को भूखा कैसे सोने दे सकती थी, इसीलिए हिम्मत करके मन्नत प्रेम को उठाती है। सुनिए सुनिए, उठिए, खाना खा लीजिए, उसके बाद सो जाएगा। प्रेम अपनी अलसाए आवाज में बोलता है, वाइफी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे सोना है, मुझे सोने दो। मन्नत, मैं कहाँ आपको सोने से मना कर रही हूँ, खाना खा लीजिए, फिर सो जाएगा। लेकिन प्रेम इस बार मन्नत को कोई जवाब नहीं देता तो मन्नत एक निवाला हाथ में लिए प्रेम की तरफ बढ़ाती है और बोलती है, मैं खिला दूं। मन्नत की आवाज सुनकर प्रेम अपनी आंखें खोलकर मन्नत को देखता है तो मन्नत के हाथ में निकाला था जो कि मन्नत ने प्रेम के होठों के पास ही किया हुआ था। प्रेम अपना मुंह खोलकर निवाला खा लेता है और फिर मन्नत ऐसे ही सारा खाना प्रेम को खिलाती है और प्रेम सोते हुए ही खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद प्रेम तो सो जाता है और मन्नत खाने की ट्रे लेकर किचन में चली जाती है। उसके बाद मन्नत अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर बैठ जाती है, लेकिन मन्नत आप ही एक सोच में गुम थी। मन्नत अपने कमरे में चक्कर लगाते हुए खुद में ही बड़बड़ाती है, क्या करूं, उनके पास जाऊं या नहीं? अगर मैं उनके के पास गई और उन्हों को फिर से अलग ही कमरे में रहना हुआ तो? और अगर मैं उनके पास नहीं गई और उन्हें फिर से मुझे अपने पास ना देखकर गुस्सा आ गया तो? मन्नत खुद से ही चिढ़ते हुए बोलती है, एक करूं तो क्या करूं, पास गई तो प्रॉब्लम, नहीं गई तो प्रॉब्लम, करूं तो क्या करूं? काफी देर सोचने के बाद मन्नत खुद से बोलती है, एक काम करती हूँ, अभी सो जाती हूँ, वो भी सो गए हैं, मैं भी सो जाती हूँ। सुबह को उन्हीं से पूछ लूंगी कि अब मुझे कहाँ रहना है, उनके कमरे में या किसी दूसरे कमरे में। और वैसे भी नैना का मैसेज आया था कि आज रात वो हॉस्पिटल में ही रुकने वाली है। मैं भी सो ही जाती हूँ, जो होगा सुबह को देखेंगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में 3 घंटे के बाद नैना की सर्जरी कंप्लीट होती है और नैना राहत की सांस लेती है। नैना ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर सीधा वॉशरूम में जाती है और थोड़ी देर बाद में चेंज करके वापस से विजय के पास आती है। दूसरे डॉक्टर ने विजय की पट्टियां कर दी थी। नैना विजय के पास आकर देखती है तो विजय के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। सर पर और हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी और सीने पर भी पट्टी बंधी हुई थी। नैना डॉक्टर का अवतार छोड़कर इस वक्त विजय के सामने उसकी एक तरफा प्रेमिका बनकर खड़ी थी। वैसे तो ऑपरेशन थिएटर में किसी का भी आना अलाउड नहीं था, लेकिन मैं नैना एक डॉक्टर थी जिसने विजय की सर्जरी खुद की थी, इसीलिए नैना विजय के पास ही रुक जाती है। नैना बहुत ही प्यार से विजय को देखती है और फिर उसके चेहरे पर झुककर बहुत ही प्यार से विजय के माथे को चूम लेती है। और फिर नैना ऐसे ही विजय के पास एक स्टूल पर बैठकर सारी रात बिता देती है। और दूसरी तरफ प्रेम भी इतना ज्यादा थक चुका था कि उसे पूरी रात एहसास ही नहीं होता कि मन्नत उसके पास नहीं है। लेकिन मन्नत को नींद नहीं आती क्योंकि शायद कुछ ही दिनों में मन्नत को प्रेम की बाहों में सोने की आदत लग चुकी थी। या फिर यूं कहें कि प्रेम के हार्ड वर्क के बाद मन्नत को टूटकर नींद आती थी। और आज रात तो प्रेम ने मन्नत को हाथ भी नहीं लगाया था, इसीलिए मन्नत की सारी रात सिर्फ करवट बदलते ही गुजर जाती है। मन्नत को नींद न आने की एक वजह और भी थी। मन्नत का दिल बेचैन था। मन्नत को एक अलग ही और अजीब सी बेचैनी थी। शायद कहते हैं कि अपनों का दर्द हमेशा अपनों को महसूस हो जाता है, चाहे वो एक दूसरे के पास हो या ना हो, और शायद विजय को तकलीफ में होने का एहसास भी मन्नत को हो गया था। अगली सुबह जब प्रेम की नींद खुलती है तो प्रेम अपना हाथ बिस्तर के चारों तरफ घुमाता है तो उसे अपना बिस्तर खाली महसूस होता है। प्रेम आंखें खोलकर देखता है तो मन्नत उसे अपने पास दिखाई नहीं देती। प्रेम को लगता है शायद आज मन्नत प्रेम के उठने से पहले ही उठ गए हैं,
इसीलिए प्रेम ज्यादा ना सोचते हुए वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ नैना को भी ना जाने कब नींद आ गई थी और नैना विजय के बेड पर अपना सर रखकर सो गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही नैना की नींद भी खुल जाती है। नैना उठते के साथ ही सबसे पहले विजय को चेक करती है और जब सब कुछ सही लगता है तो नैना राहत की सांस लेती है। नैना विजय को एग्जामिन कर ही रही थी कि तभी इतना वहां पर आती है तो नैना उस नर्स से पूछती है, क्या इनके घर वालों में से किसी को इन्फॉर्म किया तुम लोगों ने? यस मैम, हमने इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। नैना, गुड, तो उनमें से कोई आया या फिर कितनी देर में आने वाले हैं वह लोग? नर्स, मैम ये तो हमें नहीं पता, आते ही होंगे। नैना, ओके, अब इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने की तैयारी करो। इतना बोलकर नैना वहां से लॉकर रूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर में विजय को आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है और नैना जब विजय से मिलने के लिए दोबारा आ रही थी तो नैना देखती है कि एक औरत बहुत जोर जोर से रो रही है और नर्स से अंदर जाने की परमिशन मांग रही है। लेकिन नर्स उसे आईसीयू में जाने से मना कर रही थी। नैना उनके पास आकर नर्स से पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ और ये लेडीज कौन है? नर्स, माम ये पेशेंट की माँ है और ये डॉक्टर नैना है। इन्होंने ही आपके बेटे की सर्जरी की थी। विजय की माँ के पीछे विजय के पिता खड़े थे। विजय के पिता रघुवीर मेहता, विजय की माँ रेखा मेहरा। रेखा जी नैना को हाथ जोड़कर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रघुवीर जी, हमें नर्स ने बताया कि आप ही हमारे बेटे को हॉस्पिटल भी लेकर आई थी। हम आपका यह एहसान कैसे? नैना रेखा जी और रघुवेंद्र जी दोनों के ही हाथों को पकड़कर बोलती है, अंकल आंटी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, भला अपनों को कोई शुक्रिया बोलता है। रघुवेंद्र जी और रेखा जी दोनों ही हैरान नजरों से नैना को देखने लगते हैं। दोनों की हैरान नजरों को देखते हुए नैना, आप विजय की दोस्त मन्नत को अपनी बेटी मानते हैं ना? रेखा जी, तुम मन्नत और विजय को जानती हो, लेकिन हमने कभी तुम्हारे बारे में उनके मुंह से नहीं सुना और ना ही तुम्हें कभी पहले उनके साथ देखा है। क्योंकि मन्नत मेरी भाभी है और मैं प्रेम सिंघानिया की छोटी बहन नैना सिंघानिया हूँ। अब आप ही बताए, जब मन्नत भाभी आपकी बेटी जैसी हो सकती है तो मैं क्यों नहीं, और अगर मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ तो फिर एहसान कैसा? नैना की बात सुनकर रघुवेंद्र जी और रेखा जी दोनों की ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और रेखा जी नैना की गाल पर हाथ रखकर बोलती हैं, बड़ी ही प्यारी बच्ची हो तुम और उससे भी प्यारी है तुम्हारी बातें। दूसरी तरफ मन्नत विला, प्रेम तैयार होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। मन्नत ने आज पिंक कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था, जिसमें मन्नत बहुत प्यारी लग रही थी। डाइनिंग टेबल पर शोभा जी और प्रेम दोनों ही बैठे हुए थे और मन्नत दोनों को नाश्ता सर्व कर रही थी। शोभा जी मन्नत को मना करते हुए बोलती हैं, नहीं बेटा, बस मेरा पेट भर गया है, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और शोभा जी अपने कमरे में चली जाती हैं। प्रेम मन्नत को नाश्ता करते हुए बोलता है, वाइफी कल मेरे ड्राइवर ने तुम्हें एक फाइल दी होगी, वो फाइल कहाँ है? वो फाइल मेरे कमरे में रखी हुई है, आप रुकिए मैं मंगवा देती हूँ। प्रेम, कहाँ रखी है? मैंने तो पूरे कमरे में देख लिया, लेकिन मुझे तो फाइल नहीं मिली। मन्नत, सामने टेबल पर ही तो रखी थी, शायद आपने सही से देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं मंगवा देती हूँ। मन्नत एक सर्वेंट को बुलाती है और अपने रूम में से फाइल आने के लिए बोलती है। इस बात पर प्रेम गुस्से से मन्नत को बोलता है, वाइफी तुम शायद भूल रही हो कि कोई हमारे कमरे में जाए या फिर मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं। मन्नत हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, मुझे पता है पतिदेव कि अगर आपके कमरे में कोई जाए तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने उन्हें अपने कमरे में भेजा है, ना कि आपके कमरे में। मन्नत के मुंह से अपने लिए पतिदेव सुनकर प्रेम को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब प्रेम को ये बात समझ में आती है कि अभी मन्नत ने बोला कि मेरे कमरे में भेजा है, तो प्रेम सवालिया नजरों से मन्नत को देखने लगता है और फिर कंफर्म करने के लिए दोबारा मन्नत से पूछता है, और तुम्हारा कमरा कौन सा है? मन्नत काम करते हुए जवाब देती है, आपके कमरे से राइट हैंड की तरफ 2 कमरे छोड़कर तीसरा कमरा मेरा ही है। और ये बात सुनकर प्रेम की नीली आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और मन्नत जो काम कर रही थी, काम करते करते अचानक कुछ सोचकर मन्नत का हाथ रुक जाता है और मन्नत नजर उठाकर प्रेम को देखती है। नीली से लाल हुई आंखों को देखकर मन्नत डर जाती है और अपने मन में अपने महादेव को याद करते हुए बोलती है, हे महादेव, जिसका डर था वही हुआ, ये आ गए अपने रुद्र अवतार में, हे महादेव बचा लेना अपनी भक्तन को। मन्नत, तू क्यों अपना दिमाग चलाती है इनके मामले में, जब तुझे पता है कि ये तुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ते, फिर भी तुझे क्या जरूरत थी दूसरे कमरे में शिफ्ट होने की?
प्रेम गुस्से में अपनी नीली से लाल हुई आंखों से मन्नत को घूरे जा रहा था और प्रेम की पकड़ उसके हाथ में पकड़े नाइफ्स और फॉक्स कश्ती जा रही थी। प्रेम को गुस्से में देखकर मन्नत वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझती है और मन्नत जल्दी से बोलती है, वो शायद रजनी जूस लाना भूल गई। मैं किचन से लेकर आती हूँ। रजनी एक सर्वेंट है। मन्नत वहां से जा ही रही होती है कि तभी एक सर्वेंट से टकरा जाती है जो मन्नत के कमरे से फाइल लेकर आया था और फाइल नीचे गिर जाती है। मन्नत जल्दी से फाइल उठाकर सर्वेंट को देते हुए बोलती है, इसे अपनी साहब को दे दो और वहां से भाग जाती है। प्रेम अपनी जगह से खड़ा होता है और मन्नत के पीछे जाता है। मन्नत किचन में गई थी। प्रेम भी मन्नत के पीछे किचन में जाता है और गुस्से में मन्नत का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और मन्नत अब बेबसी से प्रेम के साथ जा रही थी क्योंकि मन्नत जानती थी कि कुछ भी कहने का या फिर हाथ छुड़ाने का कोई फायदा नहीं है। प्रेम बहुत गुस्से में है। प्रेम उसे नहीं छोड़ेगा। प्रेम गुस्से में मन्नत को अपने कमरे में लेकर आता है और फिर लगभग बेड पर धकेलते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, अपना कमरा, हाँ, बहुत शौक चढ़ा है तो मैं दूसरे कमरे में रहने का। प्रेम मन्नत का हाथ पकड़कर उठाता है और अपने एक हाथ से मन्नत के जबड़े को पकड़कर गुस्से में बोलता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे दूर रहोगी और मैं तुम्हें खुद से दूर रहने दूंगा। मन्नत डरते हुए बोलती है, वो। प्रेम चुप, एकदम चुप, कोई सफाई नहीं सुननी है मुझे। प्रेम झटके से मन्नत को उठाता है और अपनी गोद में बैठा लेता है। प्रेम के दोनों हाथ मन्नत के पेट पर बंधे हुए थे और मन्नत की पीठ प्रेम के सीने से लगी हुई थी। मन्नत को थोड़ा अजीब लगता है कि प्रेम क्या करने वाला है और प्रेम तभी मन्नत के सूट की चेन खोल देता है और मन्नत के दुपट्टे को उसके गले से उतार कर फेंक देता है और प्रेम अपने दांतों से मन्नत की ब्रा का हुक भी खोल देता है और अब प्रेम का एक हाथ मन्नत के पेट को सहला रहा था और दूसरे हाथ मन्नत की ब्रेस्ट को मसल रहा था। और फिर प्रेम बहुत ही सर्द आवाज में मदहोश होकर मन्नत के कान में बोलता है, अगली बार मुझसे दूर जाने से पहले इस दर्द को याद रखना। प्रेम ने सब कुछ इतना जल्दी किया था कि मन्नत को समझने का मौका भी नहीं मिला था। मन्नत और कुछ समझ पाती उससे पहले प्रेम का एक हाथ मन्नत की ब्रेस्ट को बहुत ही जोर से मसलता है और प्रेम के दांत मन्नत की पीठ पर बिगड़ जाते हैं। मन्नत को बहुत दर्द होता है, लेकिन सिर्फ अपनी ब्रेस्ट पर, क्योंकि प्रेम बहुत हल्के हल्के से मन्नत की पीठ पर वाइट कर रहा था और उन्हें शक कर रहा था, जिसमें मन्नत मदहोश होने लगती है। लेकिन फिर अचानक से मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मन्नत प्रेम का हाथ पकड़ते हुए अपनी गर्दन में हिलाने लगती है। प्रेम मन्नत की ब्रेस्ट को छोड़कर मन्नत का हाथ पकड़ लेता है और उसे उसकी कमर की तरफ मोड़ देता है। प्रेम का दूसरा हाथ मन्नत की सलवार के अंदर था और मन्नत दर्द से करा उठती है। प्रेम अपनी दो फिंगर से मन्नत को बहुत दर्द दे रहा था, जिससे मन्नत प्रेम की बाहों में छटपटा रही थी। प्रेम मन्नत का हाथ छोड़ देता है और वापस से एक मन्नत की ब्रेस्ट को मसलने लगता है और प्रेम के होठों मन्नत की गर्दन और कंधे पर चल रहे थे। प्रेम अपने होठों से मन्नत की गर्दन और कंधे पर वाइट कर रहा था और उन्हें शक कर रहा था तो कभी लिख कर रहा था। प्रेम ने मन्नत का सूट उसके कंधे से पहले ही नीचे कर दिया था। मन्नत के माथे पर पसीना आने लगता है और मन्नत की सांसें भारी होने लगती हैं। प्रेम की दी गई सजा मन्नत को बहुत ज्यादा दर्द भी दे रही थी और मदहोश भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही मन्नत मदहोश होती, प्रेम अपनी फिंगर की मूवमेंट को बढ़ा देता, जिससे मन्नत दर्द से करा उठती। मन्नत की सांसें भारी होने लगी थी। मन्नत जोर जोर से सांस लेते हुए बोलती है, प्लीज छोड़ दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज, आई एम सॉरी। कमरे का माहौल काफी गर्म हो चुका था और प्रेम भी मन्नत के जिस्म में मदहोश हो चुका था। जिस हाथ से प्रेम मन्नत की ब्रेस्ट को मसल रहा था, प्रेम उस हाथ को मन्नत के सूट से बाहर निकालता है और मन्नत के गाल को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और अपने होठ मन्नत के होठों पर रख देता है। प्रेम बहुत ही जुनून के साथ मन्नत को किस कर रहा था। प्रेम मन्नत के होठों को अपने मुंह में भरकर उन्हें जोर शोर से शक कर रहा था और अब मन्नत का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मन्नत ना तो ठीक से सांस ले पा रही थी और ना ही प्रेम को खुद से दूर कर पा रही थी। एक तरफ प्रेम मन्नत के होठों का रस पीने में लगा हुआ था और दूसरी तरफ अपनी फिंगर से बेतहाशा दर्द दे रहा था। मन्नत को अपने निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे थे। प्रेम को मन्नत के चेहरे पर कुछ गिला सा महसूस होता है तो प्रेम मन्नत की होठों को छोड़कर मन्नत का चेहरा देखने लगता है। मन्नत की आंखों में आंसू थे और मन्नत के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। प्रेम अपने दूसरे हाथ को मन्नत की सलवार से बाहर निकालता है
और मन्नत राहत की सांस लेती है। मन्नत जोर से सांस लेते हुए बोलती है, आप बहुत बुरे हो। प्रेम, अगली बार मुझसे दूर जाने से पहले इस दर्द को याद रखना।